आप सभी का स्वागत है आज के महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे और वह है आपका गवर्नर जनरल और वायसराय। यह जो आपका टॉपिक है वह सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से कोई भी एग्जाम हो तो क्वेश्चन पूछता ही है। तो हम इन सब के बारे में आज जानने वाले डिटेल से। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो बात करेंगे हम सबसे पहले इन सब के बारे में। उससे पहले हम चलते हैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में, ताकि इसको अच्छे से हम लोग समझ सके। तो यहाँ पे अगर मालूम होगा आप सभी को कि अंग्रेज जो आपको भारत पे आया था व्यापार करने, इसका उद्देश्य था कि यहाँ से हम लोग धन कमाएंगे और फिर वापस चले जाएंगे। लेकिन इसी क्रम में अंग्रेजों ने यहाँ पे दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़ता है, एक आपका प्लासी का युद्ध, एक आपका बक्सर का युद्ध। और यह युद्ध जीतने के बाद यह आपको अंग्रेजों ने यह साबित कर देता है कि भारत में अब कोई भी हमको हराने वाला शासक नहीं बचा है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे राजनीतिक अधिकार भी करेंगे, यानी राजनीतिक शासन भी करेंगे। और इसी शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पे ब्रिटिश सरकार के द्वारा गवर्नर जनरल और वायसराय की नियुक्ति की गई, जो समय समय पे चेंज हुआ और 1765 से लेकर 1950 तक यह बदलता रहा। तो इन सब के बारे में हम लोग जानने वाले एक एक करके डिटेल से। तो अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। और प्लासी का युद्ध जीतने के बाद भारत में जो उस समय यहाँ पे बंगाल था, उस पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और यहाँ पे अंग्रेजों का अधिकार होने के बाद बंगाल पर एक व्यक्ति को शासक के रूप में बैठाया गया और वहीं कहलाया गया बंगाल का गवर्नर। और 1757 में आपका पहला बंगाल का गवर्नर बना लॉर्ड क्लाइव। फिर उसके बाद 1764 का जो बक्सर का युद्ध होता है, उसके बाद 1765 में यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव के द्वारा ही एक संधि होती है, जिसको बुलाता है इलाहाबाद की संधि। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जितने भी बंगाल का गवर्नर या आपको गवर्नर जनरल या वायसराय था, इसके बीच में अंतर बहुत है। और यहाँ पे इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट एग्जाम में, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन आता है। आप बहुत देर इसके बीच में 1 घंटा समय दीजिएगा, किताब पढ़िएगा 2-3, तब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन पहला कौन लास्ट में बना और आपको किस एक्ट के तहत बना था। तो हम इन सबको एक चार्ट में यहाँ पे कवर कर दिए हैं, ताकि आपको इसको देखने के बाद अब कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो यहाँ पे 1765 तक हम पढ़ लिए थे, इलाहाबाद की संधि हुई थी। और यहाँ पे बंगाल का जो गवर्नर बना था वो पहला व्यक्ति बना था लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव बनने के बाद यहाँ पे लास्ट में जो आपका बंगाल गवर्नर था वह था आपका वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद आया आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसमें क्या हुआ, इसके तहत यहाँ पे जो पहले बंगाल का गवर्नर था, इसको अब नाम बदल दिया गया। अब इसको कर दिया गया यहाँ पे बंगाल का गवर्नर जनरल। यानी यहाँ पे गवर्नर में जनरल नहीं था, यहाँ पे जनरल जोड़ दिया गया किसके तहत, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और यहाँ पे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो वह बना आपका वारेन हेस्टिंग्स। फिर उसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वह था लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ पे बंगाल का गवर्नर जनरल चल था, ठीक था। फिर आपको आया 1833 का एक चार्टर एक्ट। और इस चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ, जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब इसका फिर से नाम बदल दिया गया और अब रख दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। यहाँ पे जो केवल बंगाल का था, अब वह संपूर्ण भारत का हो गया। तो किसके तहत, तो वह हुआ 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। फिर उसके बाद भारत का बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो भारत का गवर्नर जनरल की बात करें तो सबसे पहला भारत का गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। और सबसे अंतिम भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वह था लॉर्ड कैनिंग। फिर उसके बाद आया 1858 का शासन अधिनियम। इसके तहत क्या हुआ, जो भारत का गवर्नर जनरल था, अब इसका भी नाम बदल दिया गया और वह आपका हो गया भारत का वायसराय। तो यहाँ पे याद रखिएगा किस नियम के तहत क्या हुआ, तो 1858 अधिनियम के तहत भारत का जो गवर्नर जनरल था, अब उसको भारत का वायसराय के नाम से जाने जाने लगा। और यहाँ पे पहला जो भारत का वायसराय बना था वह बना था आपका लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम भारत का वायसराय कौन था, वह था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पे यह सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछ लेता है, तो इन सबको आप याद रखिएगा। अब हम देखेंगे एक एक करके जितने भी बंगाल के गवर्नर हुए या आपके गवर्नर जनरल हुए या वायसराय हुए, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके जानने वाले हैं डिटेल से, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर के बारे में। बंगाल के गवर्नर की सबसे पहले नियुक्ति हुई थी और एक तरफ हम इसके महत्वपूर्ण कार्यों को भी देखते चलेंगे।
तो यहाँ पे सबसे पहले जो व्यक्ति बने थे बंगाल के गवर्नर, हम उसकी बात करेंगे। वह था आपके थे लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव की बात करें तो इनकी नियुक्ति 2 बार हुई थी, यानी ये 2 बार बंगाल के गवर्नर बने थे। एक बार बने थे 1757 में, जब आपका युद्ध लड़ा था प्लासी का। उस युद्ध के जीतने के बाद 1757 से लेकर 1760 तक यहाँ पे यह बंगाल के गवर्नर बने रहे थे। फिर उसके बाद 1760 के बाद फिर दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति हुई थी, हम उनके बारे में भी बात करेंगे जो महत्वपूर्ण है। फिर इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था 1765 से लेकर 1767 तक। फिर उसके बाद हम बात करें इनके बारे में कौन कौन से घटना महत्वपूर्ण है जो आपका जानना जरूरी है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 1765 में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा ही बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। यहाँ पे द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? द्वैध मतलब होता है 2, यानी 2 बॉडी के द्वारा यहाँ पे बंगाल में शासन हुआ करता था। एक आपका वह व्यक्ति था जो आपका अंग्रेज था, और दूसरा जो आपका था वह बंगाल का नवाब था। यहाँ पे जो नवाब की बात हम करें तो नवाब जो था वहाँ पे कार्यभार संभालता था, राजकीय कार्य करता था। और यहाँ पे जो अंग्रेज था यानी इंग्लिश मैन था, यह तो था आपको केवल पैसा वसूलता था। तो समझ लीजिए कि यह कार्य संभालता था और पैसा वसूलता था अंग्रेज। तो यहाँ पे यही आपका द्वैध शासन था। और फिर यह द्वैध शासन को बाद में समाप्त कर दिया गया था वारेन हेस्टिंग्स के तहत। तो अगले बार हम जो पढ़ेंगे इसके बाद लॉर्ड क्लाइव के बाद, उसको भी बार हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे द्वैध शासन की। द्वैध शासन की अगर हम बात करें तो इसका जनक किसे कहा था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो द्वैध शासन का जनक बोला जाता है लियोनिक कार्टिस को। तो आप इसको लिख भी सकते हैं, लियोनिक कार्टिस। लियोनिक कार्टिस जो था वो आपका द्वैध शासन का जनक माना जाता है। और इसकी शुरुआत किए थे भारत में कौन? लॉर्ड क्लाइव। और द्वैध शासन को समाप्त कौन किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स। यहाँ पे हम बात कर रहे थे लॉर्ड क्लाइव की। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि करता है लॉर्ड क्लाइव, क्योंकि 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है उसको जीतने के बाद यहाँ पे 1765 में फिर से लॉर्ड क्लाइव को बुलाया जाता है इंग्लैंड से, और यहाँ पे इलाहाबाद की संधि करवाया जाता है। लॉर्ड क्लाइव के बारे में आप 2 उपनामों को याद रखिएगा, एक आपका भविष्य का अग्रदूत और एक स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक। इन्हीं के आपके उपनाम हैं। एग्जाम में पूछ लेता है कि भविष्य का अग्रदूत किसे कहा जाता था, तो वह लॉर्ड क्लाइव को, और स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक लॉर्ड क्लाइव को ही कहा जाता है। इसके बारे में हम बात करें लॉर्ड क्लाइव में, तो लॉर्ड क्लाइव का जो शासनकाल समाप्त हुआ 1767 में, उसके बाद इसको इंग्लैंड भेज दिया जाता है। इंग्लैंड जाने के बाद यहाँ पे अपने यहाँ पछताव करता है गलतियों पे, क्योंकि यहाँ पे द्वैध शासन लगाया था। उसके बाद पछताव करने के बाद या खुद ही आपको आत्महत्या करके या अपनी मृत्यु को प्राप्त होता है। कौन? लॉर्ड क्लाइव। तो इसके बारे में कम से कम इतना आप बात याद रखिए। चलते हैं आगे जाने से पहले हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि 1760 से लेकर 1764 में जो गैप है, इसके बीच में भी बंगाल के गवर्नर बना था। तो वह कौन कौन बना था? तो 1760 में ही एक व्यक्ति बना था जो महत्वपूर्ण है, वह आपको बना था हॉलवेल। और हॉलवेल की घटना आप सभी को मालूम होगा, जो आपके बक्सर के युद्ध का जन्मदाता था। तो हॉलवेल आपके 1760 में बना था। फिर आपको एक और व्यक्ति का नाम याद रखिए 1764 में कौन था, क्योंकि 1764 में आपको बक्सर का युद्ध हुआ था। और पूछ लेता है कि 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो वह था वेंसी टाट। आप कहीं लिख सकते हैं वेंसी टाट। तो वेंसी टाट जो व्यक्ति था वह बंगाल का गवर्नर कब था? 1764 में, यानी बक्सर के युद्ध के समय में। अब फिर उसके बाद 1765 में खुद ही आ गए थे आपके लॉर्ड क्लाइव, और 1767 में ये फिर चले गए थे। तो उसके बाद हम यहाँ पे अब आगे देखेंगे 1767 के बाद जो महत्वपूर्ण है वह आपका है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स की अगर हम बात करें तो इसी के समय में आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसके तहत क्या हुआ था, जो आपके पहले बंगाल का जो गवर्नर था अब उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, केवल यहाँ पे जनरल जोड़ दिया गया था। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसके तहत आया था, किसके समय में आया था? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय आया था। और यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स की बात करें तो यह भारत का यानी बंगाल का अंतिम गवर्नर था। यहाँ पे अंतिम गवर्नर याद रखिएगा बंगाल का था। और यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करें तो यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वह वारेन हेस्टिंग्स था। इसने क्या किया, तो आपको महत्वपूर्ण कार्य में याद रखिएगा कि इसके द्वारा द्वैध शासन की समाप्ति की गई। कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1773 में, तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे यह एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर आपको महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। आपको किस पे? तो वारेन हेस्टिंग्स पे। तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें इसके बारे में तो 1781 में कोलकाता में इन्होंने पहला मदरसा की स्थापना की। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो था उसी के समय में पारित हुआ था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना इसी के समय में हुई थी। और यहाँ पे इसी के समय में आपको
प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से लेकर 1782 तक, इसी के समय में हुआ था। द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1784 से तक यहाँ पे, यानी 1780 से लेकर 1784 तक, जिसमें आपको हैदर अली पराजित हुआ था। तो ये भी आपको हुआ था किसके समय में, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में। और इसी के समय में एक पूछ लिया जाता है कि आपको सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है, यहाँ पे याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स से यह संबंधित है। तो इतना आप यहाँ पे याद रखिए। उसके बाद हम अगला गवर्नर जो देखेंगे वो आपका है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में अगर हम बात करें तो इसका कार्यकाल आपको 2 समय की नियुक्ति हुई थी। एक आपका 1786 से लेकर 1793 तक, और फिर इसके दूसरा बार जो नियुक्ति हुआ था 1805 में, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर इसके बाद यहाँ पे इनको हटा दिया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की हम बात करें तो इनके बारे में आप याद रखिएगा कि पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो वह बोलाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो वह भी कहा जाता है किसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 1793 में इन्हों के द्वारा यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था भारत में, और 1793 में कॉर्नवालिस कोड की स्थापना हुई थी। यहाँ पे हम बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो यह एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिनका कब्र की अगर बात करें तो वह भारत में स्थित है, और वह कहाँ पे है, तो वह आपके है गाजीपुर में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र आपको भारत के गाजीपुर शहर में है। यही आपका गाजीपुर में लॉर्ड क्लाइव का आपका देख सकते हैं। यही आपका 1805 में इसको स्थापना की गई थी। ये आपके गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इतना आप यहाँ से याद रखिए। उसके बाद हम देखेंगे लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली की हम बात करें तो इनके समय में जो सबसे महत्वपूर्ण आपका था वह आपका था कौन था, तो वह आपका 1799 का सहायक संधि प्रणाली था। तो सहायक संधि प्रणाली का जनक बोलाता है लॉर्ड वेलेजली को। और यहाँ पे 1800 में कोलकाता में एक इनके द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। और लॉर्ड वेलेजली था यह आपको स्वयं को बंगाल का शेर कह के पुकारता था। याद रखिएगा बंगाल का शेर किसे कहता था, तो लॉर्ड वेलेजली को। यह स्वयं अपने आप को यह पुकारता था। उसके बाद इन्हीं के समय में आप याद रखिएगा कि 1799 में यहाँ पे जो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था यह इनके समय में ही हुआ था, और 1799 में यहाँ पे टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे सहायक संधि के बारे में, क्योंकि यहाँ पे बहुत पूछ लेता है। तो सहायक संधि के जन्मदाता थे आपको लॉर्ड वेलेजली। और यहाँ पे भारत में जो सहायक संधि हुआ था इसके तहत यहाँ पे भारत में अंग्रेजों के द्वारा जो भी आपको क्षेत्रीय राज्य थे उनको मिला लिया था। तो इसमें आपको सबसे पहले मिलने वाला राज्य कौन था, यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया था। तो आपको याद रखिएगा सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारतीय क्षेत्रीय राज्य हैदराबाद था। उसके बाद आपको बना मैसूर, उसके बाद तंजौर, उसके बाद अवध, पेशवा और यहाँ पे भोसले। तो यहाँ पे 1799 यानी सबसे पहले जो शुरुआत हुआ था 1799 में, उसमें सबसे पहले आपको हैदराबाद इसके स्वीकार कर लिया था। हैदराबाद की बात करूँ तो यहाँ पे 1798 में ही स्वीकार कर लिया था। यहाँ पे 1799 नहीं होगा, याद रखिएगा 1798 में ही यहाँ पे सहायक संधि प्रणाली लाया गया था। और 1798 में यानी याद रखिएगा 1798 में हैदराबाद पहला आपका क्षेत्रीय राज्य बना था सहायक संधि को स्वीकार करने वाला। तो यहाँ पे हम सहायक संधि की अगर बात कर रहे थे तो यहाँ पे इन सबको एक क्रम पूछ लेता है एग्जाम में, कि आपको क्रम सजाने के लिए दे देता है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम बताइए। तो उसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा, और वह आपका है हम तो आप भरोसे। यह आपके जो थे सहायक संधि की स्वीकार करने वाले राज्य थे, ट्रिक थे, याद रखिएगा हम तो आप भरोसे हैं। तो आपको याद रखिएगा ह से याद रखिएगा हैदराबाद, म से याद रखिएगा मैसूर, त से याद रखिएगा तंजौर, अ से आप याद रखिएगा अवध, प से पेशवा और भरोसे से याद रखिएगा भोसले। तो यहाँ पे कम से कम इतना आप याद रखिएगा। और फिर भरोसे में स से आप लिख सकते हैं सिंधिया थे। इसके बाद सिंधिया के बाद कौन थे, तो वह आपके थे जोधपुर थे, जयपुर थे। ये सब आपको कम से कम इतना याद रखिएगा। यह ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम तो आप भरोसे, इससे आपको याद रहेगा, एक क्रम आपको याद रहेगा। चलते हैं आगे हम देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो इनका कार्यकाल याद रखिएगा 1828 से लेकर 1835 तक। लॉर्ड विलियम बेंटिक आपको भारत के कौन थे, तो आपके प्रथम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि इन्हीं के समय में 1833 का चार्टर एक्ट आया था। और जो इसी के तहत क्या हुआ, जो बंगाल के गवर्नर जनरल था अब उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। इनके समय महत्वपूर्ण घटना याद रखिएगा 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया था राजा राम मोहन राय की सिफारिश पर, यानी इनकी सहायता से, राजा राम मोहन राय की सहायता से 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया। फिर 1830 में ठगी प्रथा का अंत कर दिया गया, और कर्नल सलीम की सहायता से, याद रखिएगा कर्नल सलीमैन की सहायता से यहाँ पे ठगी प्रथा, जबकि राजा राम मोहन की सहायता से
यहाँ पे सती प्रथा को समाप्त किया गया था। उसके बाद इन्हीं के समय में बाल हत्या पर रोक लगा दिया गया था, नक्सली प्रथा का अंत कर दिया गया था और यहाँ पे 1835 में इनके द्वारा कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटी के द्वारा। तो इतना आप इनके बारे में याद रखिए। चलते हैं आगे। यहाँ पे हम देखेंगे चार्ल्स मेटकॉफ। इनका शासनकाल 1 साल का था, 1835 से लेकर 1836 के बीच में। और इनके समय में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है, तो यहाँ पे चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है, क्योंकि चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा भारतीय समाचार पत्रों पर से जो भी आपको आरोपित नियंत्रक था उसको समाप्त कर दिया गया था चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा। इसलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। तो इनको आप याद रखिएगा। उसके बाद आपको बने थे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल आपको 1844 से लेकर 1848 था। इनके समय में यहाँ पे नर बलि प्रथा जो दिया था उसको अंत कर दिया गया और इन्हीं के समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से लेकर 1846 तक लड़ा गया। तो यहाँ पे इतना आप याद रखिए। चलते हैं आगे। लॉर्ड डलहौजी की अगर हम बात करें तो इनका शासनकाल था 1848 से लेकर 1856 तक। इनके समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और उसी युद्ध के जीतने के बाद अंग्रेजों ने पंजाब को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। इनके समय में आपको बात करें लॉर्ड डलहौजी के बारे में तो इनके समय में राज्य हड़प नीति लागू किया गया था, यानी राज्यों को हड़प लिया जाता था। उसके साथ यहाँ पे शिक्षा के संबंधित जो आप एक महत्वपूर्ण है वुड डिस्पैच को आपको लागू किया गया था 1854 में। याद रखिएगा 1854 में वुड डिस्पैच आया था, किससे संबंधित था, तो शिक्षा से संबंधित था और यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। उसके बाद हम बात करें लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में तो 1853 में पहले बार भारत में रेलवे की शुरुआत की गई थी। उसके बाद 1853 में ही डाक तार की शुरुआत हुई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही, जो आपके कोलकाता से लेकर आगरा तक चली थी। जबकि पहली ट्रेन की बात करें तो वह मुंबई से थाने के बीच में 16 किलोमीटर चली थी और यहाँ पे डाक तार की जब शुरुआत हुई थी वह आपके कोलकाता से लेकर आगरा के बीच में हुई थी। उसके बाद हम बात करें इनके समय में शिमला को अगर बात करें तो शिमला जो था आपको हिमाचल प्रदेश में, उसको भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई थी, यानी बनाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे। यहाँ पे हम जाने से पहले यहाँ पे जो राज्य हड़प नीति था इसी को व्यापक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके तहत भी यहाँ पे देखिए किस किस राज्यों को यहाँ पे मिलाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो यहाँ पे सबसे पहले मिलाया गया था 1848 में सतारा को। तो यहाँ पे राज्य हड़प नीति यानी व्यापक सिद्धांत को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला राज्य कौन था, तो सतारा था, जो आपको 1848 में इसको स्वीकार किया था। उसके बाद यहाँ पे जैतपुर एवं संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में और यहाँ पे झांसी 1853 में और नागपुर को 1854 में यहाँ पे अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया था। तो यहाँ पे इतना आप याद रखिए किनके, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे भारत के वायसराय, क्योंकि यहाँ पे आपको 1858 का शासन अधिनियम आ गया था और भारत का जो गवर्नर जनरल था अब उसको यहाँ पे भारत का वायसराय कहा जाने लगा था। तो यहाँ पे भारत का वायसराय की बात करें तो सबसे पहले भारत का वायसराय कौन था, वह आपके थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल की बात करें तो 1856 से लेकर 1862 तक था और यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था, क्योंकि यहाँ इन्हीं के समय में 1858 में आपको 1858 का शासन अधिनियम आया था और इसका नाम बदल दिया गया था। तो याद रखिएगा यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। इनके समय में महत्वपूर्ण घटना की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 का जो विद्रोह हुआ था वह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही हुआ था। उसके बाद हम बात करें इनके समय में तो यहाँ पे मुंबई, कोलकाता, मद्रास में एक हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी इन तीनों राज्यों में, मुंबई, कोलकाता और मद्रास में। उनके बाद यहाँ पे 1856 में याद रखिएगा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में ही आया था। 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया था वह आपके लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुआ था और 1861 में ही भारतीय दंड संहिता की भी स्थापना की गई थी लॉर्ड कैनिंग के समय में। और 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया था इसके द्वारा मुगल पद को भी समाप्त कर दिया गया था और यहाँ पे इसको राज्य हड़प नीति के तहत यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था 1858 में। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे है आपको भारत के वायसराय, वो आपके है लॉर्ड मेयो।
लॉर्ड मेयो की बात करें तो यहाँ पे इनका शासनकाल 1869 से लेकर 1872 तक था। और यहाँ पे 1872 में भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत की गई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही। तो याद रखिएगा 1872 में भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड मेयो ने की थी। उसके बाद 1872 में इनके द्वारा कृषि विभाग की स्थापना की गई थी लॉर्ड मेयो के द्वारा। और अजमेर में एक कॉलेज बनाया गया जिसका नाम रखा गया मेयो कॉलेज। तो मेयो कॉलेज की स्थापना आपको लॉर्ड मेयो ने अजमेर में किया था। उसके बाद हम बात करें मेयो के बारे में तो मेयो की जो हत्या है वह आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे कर दी गई थी। आप इनका यहाँ पे स्टैचू भी आप देख सकते हैं, यही आपका लॉर्ड मेयो का स्टैचू है अंडमान निकोबार में। तो यहाँ पे लॉर्ड मेयो के बारे में समझ लिए होंगे। अब हम चलते हैं आगे, लॉर्ड लिटन के बारे में जानेंगे जो आपके भारत के वायसराय थे। लॉर्ड लिटन के बारे में हम बात करें तो इनका शासनकाल था 1876 से लेकर 1880 तक। और यहाँ पे इनके शासनकाल में सबसे जो महत्वपूर्ण घटना 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। और यहाँ पे 1878 में ही अकाल योग की स्थापना की गई थी लॉर्ड लिटन के द्वारा। यहाँ पे 1878 में बात करें तो भारतीय शस्त्र अधिनियम आपको पारित किया गया जिसके तहत आपको भारतीयों को भी लाइसेंस के तहत हथियारों को रखने का आपको किसको तो यहाँ पे आपको आदेश दिया गया, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे लॉर्ड लिटन को तो लॉर्ड लिटन को यहाँ पे साहित्यकारों ने इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से भी पुकारा था। तो याद रखिएगा लॉर्ड लिटन को भी ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था। उसके बाद हम बात करें सिविल सेवा प्रवेश हेतु, यानी सिविल सेवा में जो परीक्षा होता था उसमें प्रवेश हेतु इसने क्या किया था, तो इसमें जो आयु था उसको 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। तो लॉर्ड लिटन ने आपको 21 से 19 किया। फिर उसके बाद 1 जनवरी 1877 को प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। यहाँ पे दिल्ली दरबार से मतलब क्या है कि जब ब्रिटेन के राजा या महाराजा जब आते थे भारत में तो उनके स्वागत में या आपको कोई भी घोषणा पत्र जब जारी करना पड़ता था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था तो उसके लिए दिल्ली में एक दरबार लगाया जाता था, उसी को दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे प्रथम जो दिल्ली दरबार था वो आपको लाया गया था लॉर्ड लिटन के समय में ही। टोटल अगर बात करें दिल्ली दरबार की तो 4 आपको याद रखना है दिल्ली दरबार लगा था। पहला जो आपको लगा था लॉर्ड लिटन के समय में, दूसरा की अगर बात करें तो वह आपको लगा था 1903 में, उसमें आपको लॉर्ड कर्जन थे। उसके बाद फिर आपको तीसरा जो लगा था वह आपको लगा था 1911 में, और उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे जिसमें आपको ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम आए थे और यहाँ पे बंगाल विभाजन को रद्द किया था। उसके बाद यहाँ पे चौथा जो था वह आया था आपके 1921 में, यह आपके चौथा दिल्ली दरबार था। तो यहाँ पे 4 दिल्ली दरबारों के बारे में आप याद रखिएगा। और यह पहला जो लाया गया था तो इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड लिटन के समय में आया था और यहाँ पे किया हुआ था। तो इसमें ब्रिटेन की महारानी जो थी विक्टोरिया आई थी और यहाँ पे इनको केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। तो ये आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे हम देखेंगे यहाँ पे लॉर्ड रिपन के बारे में। लॉर्ड रिपन की अगर बात करें तो इनका शासनकाल कब था, तो 1880 से लेकर 1884 तक आपको लॉर्ड रिपन का शासनकाल था। और इनके समय से यहाँ पे 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत हो गई, क्योंकि 1872 में जो शुरुआत हुई थी आपके लॉर्ड मेयो के द्वारा, तो वहाँ पे जो जनगणना किया गया था वह नियमित नहीं था, यानी आपको एक नियम नहीं था कि हाँ 10 साल के बाद या 5 साल के बाद होगा। लेकिन आपको 1881 से यहाँ पे लॉर्ड रिपन के द्वारा नियमित जनगणना शुरू की गई, यानी प्रत्येक 10 साल पर यह जनगणना शुरू हुई थी और अभी भी यह होती है। यहाँ पे 1881 से 91, फिर आपको 91 से लेकर 2001 में ऐसे आपको करना शुरू कर दिया। तो याद रखिएगा नियमित जनगणना शुरू किए थे 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा, जबकि यहाँ पे सीधे अगर पूछे जनगणना की शुरुआत कब हुई थी तो लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में हुआ था। उसके बाद हम बात करें 1881 में ही लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रथम कारखाना अधिनियम को पारित किया गया था। 1882 में इनके द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो था आपको चालू जो किया गया था उसको यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था, किसके द्वारा, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे लॉर्ड रिपन ने ही स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की और 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल पास किया गया। और उसके बाद याद रखिएगा कि सिविल सेवा में जो प्रवेश हेतु आपको अधिकतम आयु जो 19 था इसको बढ़ाकर पुनः आपको 21 वर्ष कर दिया गया था, क्योंकि लॉर्ड लिटन के द्वारा आपको 21 से घटा दिया था, 19 कर दिया गया था। जबकि लॉर्ड रिपन जब आए तो उन्होंने फिर से आपको 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया था सिविल सेवा में प्रवेश हेतु। उसके बाद हम बात करें भारत में ये इन्होंने सबसे अच्छा कार्य किया था आपको वायसरायों में, तो इनसे खुश होकर यहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को आपको समाज का उद्धारक के संज्ञा दिया है। तो याद रखिएगा समाज का उद्धारक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को किसने कहा था, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। आगे चलते हैं हम लोग, अगला देखेंगे यहाँ पे लॉर्ड डफरिन।
लॉर्ड डफरिन के बारे में आप एक महत्वपूर्ण घटना याद रखिएगा कि 1885 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। उसके समय भारत में आपको वायसराय कौन थे, तो वह थे आपके लॉर्ड डफरिन। इनका कार्यकाल आपको 1884 से लेकर 1888 तक था। फिर उसके बाद आपके आए लॉर्ड लैंसडाउन। अगर हम लैंसडाउन की तो इनका शासनकाल था 1888 से लेकर 1894 तक। और इनके शासनकाल में महत्वपूर्ण घटना की अगर बात करें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में यहाँ पे दौरान नहीं डुरंड यानी डुरंड रेखा की आपको निर्धारण किया गया लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में, जो आपको डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा थी। उसके बाद हम बात करें लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में तो इन्हीं के समय में 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया। पहला जो आया था वह आपको 1881 में आया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। यह जो था आपका 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम था, लैंसडाउन के समय लाया गया। और यहाँ पे इसमें क्या किया गया तो एक दिन की साप्ताहिक छुट्टी रखी गई, यानी पहले एक सप्ताह में एक दिन भी छुट्टी नहीं दिया जाता था। तो यहाँ पे दूसरा कारखाना अधिनियम के तहत सप्ताह में एक दिन की छुट्टी आपको यहाँ पे बनाने की घोषणा की गई। और स्त्रियों के द्वारा यह कहा गया कि यहाँ पे स्त्रियों के लिए अब से 11 घंटे ही अधिकतम कार्य कर सकेगी। तो दूसरा कारखाना अधिनियम के द्वारा यह कहा गया था, लैंसडाउन के शासनकाल में आया था। उसके बाद हम बात करें 1893 में तो इनके शासनकाल में ही यहाँ पे तिलक के द्वारा गणपति उत्सव की शुरुआत की गई थी, तो याद रखिएगा। जबकि 1895 में अगर बात करें तो यहाँ पे लॉर्ड तिलक के द्वारा आपको शुरू किया गया था कौन सा उत्सव, तो शिवाजी उत्सव। ये आपको इनके शासनकाल में नहीं था, लेकिन गणपति उत्सव लैंसडाउन के शासनकाल में था, तो ये आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे आपको भारत के वायसराय थे, वह आपके थे कौन, तो वह आपके थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इनका शासनकाल 1899 से लेकर 1905 तक याद रखिएगा। इनके समय महत्वपूर्ण घटना 1905 का बंगाल विभाजन सबको याद होगा। उसके बाद यहाँ पे 1950 नहीं होगा, 1905 ही होगा, काट दीजिएगा इसको। 1905 में इनके द्वारा यहाँ पे भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी इन्हीं के शासनकाल में, तो ये भी आप याद रखिएगा। 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। इनके द्वारा यहाँ पे अनेक आयोगों की स्थापना की गई थी, जिसमें याद रखिएगा सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, अकाल आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद यहाँ पे टॉमस रैलो की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की भी स्थापना की गई थी लॉर्ड कर्जन के समय में ही। 1904 में अगर बात करें तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 1904 में ही यहाँ पे भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पे 1950 नहीं 1905 इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। आगे देखेंगे हम लोग लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय की बात करें तो इनका शासनकाल कब था, वह आपका था कब 1905 से लेकर 1910 तक, यानी लॉर्ड कर्जन के बाद ये बने थे। 1905 से लेकर 1910 तक रहे थे। इनके समय महत्वपूर्ण घटना की बात करें तो 1906 में इन्हीं के समय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी ढाका में, किसके द्वारा, तो यहाँ पे आगा खां के द्वारा। 1907 में बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, यानी कांग्रेस में फूट हुई थी जो सूरत में अधिवेशन हुआ था, यानी कांग्रेस यहाँ पे दो भागों में बट गया था, एक गर्म दल और एक नरम दल में। उसके बाद इनके समय में याद रखिएगा 1909 का जो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम आया था इनके शासनकाल में हुआ था, तो वह लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में ही हुआ था, तो याद रखिएगा मार्लो मिंटो सुधार। आगे चलेंगे हम लोग लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की हम बात करें तो यहाँ पे इनका शासनकाल 1910 से लेकर 1916 में था। और यहाँ पे 1911 में इनके समय में आपको याद होगा कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था किनके शासनकाल में, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। और इन्हीं के समय में तीसरा दिल्ली दरबार लगा था, तो ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था, इसके लिए आपको एक दिल्ली दरबार लगा था। और इसी में घोषणा किया गया था कि भारत की जो राजधानी है उसको कोलकाता लाया जाने की घोषणा हुई थी 1911 में दिल्ली दरबार में। और यहाँ पे जॉर्ज पंचम इसमें आए थे, तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद इसके बारे में याद रखना है कि 1912 में भारत की जो राजधानी थी वह आपको दिल्ली बन गई। घोषणा कब हुई थी, तो 1911 में, लेकिन बनी कब, तो 1912 में। उसके बाद इन्हीं के समय में आपको प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, यानी 1914 में आपको शुरुआत हुआ। और द्वितीय यहाँ पे जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच में चला था, तो शुरुआत हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। और यहाँ पे ख़त्म कब हुआ था, तो वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में समाप्त हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। 1915 में आपको गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए थे, तो ये भी आपको याद रखिएगा कि भारत में गांधी जी का आगमन दक्षिण अफ्रीका से कब हुआ था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की अगर हम बात करें तो इनका शासनकाल 1916 से लेकर 1921 के बीच में रहा है।
और इनके समय में यहाँ पे महत्वपूर्ण घटना की बात करें तो 1916 में ही लखनऊ यहाँ पे अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, और इसमें फिर से जो कांग्रेस में जो विभाजन हुआ था वो फिर से एक साथ मिल जाते हैं। यानी जो गर्म दल और नरम दल थे ये फिर से आपस में इनकी एकता हो जाती है कांग्रेसियों के बीच में। और वह कब हुआ था तो 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। 1917 की अगर बात करें तो शिक्षा पर एक सैडलर आयोग की स्थापना की गई थी, वो आपको चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही हुआ था। उसके बाद हम यहाँ पे महत्वपूर्ण घटना की बात करें तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह फेमस से याद रखिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही हुआ था। 1918 का खेड़ा आंदोलन भी चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ। 1919 का रॉलेट एक्ट जो आया था वह आपके किसके शासनकाल में आया था तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही आया था। और इनके समय में यहाँ पे 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। 1920 की बात करें यहाँ पे असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी 1920 में, वह चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही हुआ था। और इनके बारे में इतना आप याद रखिए। चलते हैं आगे। यहाँ पे हम देखेंगे लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग की अगर हम बात करें तो इनका शासनकाल कब था तो इनका शासनकाल 1921 से लेकर 1926 तक था। और यहाँ पे याद रखना है आपको कि लॉर्ड जो रीडिंग थे वह एकमात्र यहूदी वायसराय थे, तो ये भी याद रखिएगा, या वह यहूदी थे आपको लॉर्ड रीडिंग एकमात्र आपको यहूदी वायसराय थे। इनके समय में आप याद रखिएगा 1922 में जो चौरी चौरा कांड हुआ था वह लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में ही आपको हुआ था। उसके बाद हम बात करें इरविन, लॉर्ड इरविन की अगर हम बात करें तो इनका शासनकाल याद रखिएगा 1926 से लेकर 1931 के बीच में लॉर्ड इरविन थे। और इनके शासनकाल में आप याद रखिएगा कि 1928 में यहाँ पे साइमन कमीशन भारत आया था। और 1929 में कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन हुआ था, और इस लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन में 1929 में। उस समय आपको भारत के वायसराय कौन थे तो लॉर्ड इरविन थे। आगे देखेंगे हम लोग लॉर्ड इरविन के बारे में। 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो इन्हीं के समय में शुरुआत की गई थी, लॉर्ड इरविन के समय में। और यहाँ पे पहला जो गोलमेज सम्मेलन था आपको लंदन में, वह भी आपको हुआ था लॉर्ड इरविन के शासनकाल में भी, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। यहाँ पे हम देखेंगे लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में। लॉर्ड वेलिंगटन की अगर हम बात करें तो इनका शासनकाल कब है तो इनका याद रखिएगा 1931 से लेकर 1946 तक भारत के वायसराय कौन थे तो लॉर्ड वेलिंगटन थे। और इनके समय में यहाँ पे 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो यहाँ पर एकमात्र गोलमेज सम्मेलन थे जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, यह आप याद रखिएगा। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 32 में। पूछ लेता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल हुए थे तो भीमराव अंबेडकर साहब तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। 1932 में ही आपको मालूम होना चाहिए कि रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में। 1932 में आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे गांधी और अंबेडकर के बीच में पुनः पैक्ट यानी पुनः समझौता हुआ था। उसके बाद याद रखिएगा वेलिंगटन के समय में ही 1933 में यहाँ पे आपको चौधरी रहमत अली के द्वारा सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का निर्मित किया गया था यानी प्रयोग किया गया था। 1933 में किसने किया था तो चौधरी रहमत अली ने आपको याद रखिएगा पाकिस्तान शब्द दिया था। जबकि पाकिस्तान की मांग कब की गई थी तो 1940 में की गई थी आपको लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के द्वारा, तो इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे वेलिंगटन के समय में ही भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगले जो शासक थे वह थे आपके लॉर्ड लिनलिथगो। यह आपके भारत के वायसराय थे और वायसराय के तौर पे सबसे ज़्यादा आपको इनका लंबा कार्यकाल रहा है लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में, क्योंकि यह 36 से लेकर 43 तक यानी 1936 से लेकर 1943 तक यह भारत के वायसराय बने रहे थे। और इनके समय में एक महत्वपूर्ण घटना याद रखिएगा कि 1940 के मुस्लिम लीग में जो मुस्लिम लीग के द्वारा जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था उसी में आपको पाकिस्तान के शब्द की पाकिस्तान राज्य की मांग की गई थी। जबकि पाकिस्तान शब्द के आपको याद रखिएगा इसके जन्मदाता कौन थे यानी पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था तो 1933 में किसने किया था चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। उसके बाद हम बात करें इनके समय में 1940 में अगस्त प्रस्ताव पास हुआ था। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में ही। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही हुआ था। और इनके समय में याद रखिएगा कि पहला जो आम चुनाव हुआ था 1936-37 में ये भी कराया गया था, यानी स्वतंत्रता पूर्व आपको प्रथम ये आम चुनाव 1936 से 37 में हुआ था। इनके समय में आपको 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत यानी 1939 से लेकर 1945 तक चला था, तो 39 में आपको शुरुआत हुआ था किसके समय में तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। आगे चलते हैं, इनके बारे में आप याद रखिएगा
इनके समय में ही 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था, लॉर्ड लिथगो के समय में ही, तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद भारत के अगले वायसराय बने लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल की बात करें तो इनका शासनकाल 1944 से लेकर 1947 तक था और इनके शासनकाल में महत्वपूर्ण घटना याद रखिएगा 1945 का जो शिमला समझौता हुआ था वह लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में ही हुआ था। 1946 में आपको कैबिनेट मिशन भारत आगमन हुआ था, वह भी आपके लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में ही हुआ था। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे इनके शासनकाल में, तो उसमें ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री थे वह थे आपके क्लीमेंट एटली और इनकी के शासनकाल में इन्होंने घोषणा किया था क्लीमेंट एटली ने कि हम भारत को जून 1948 में स्वतंत्रता करेंगे। यह घोषणा किया था कौन? क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड वेवेल के शासनकाल के समय में। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें, यह आपके 1947 से लेकर 1948 तक आपको भारत के वायसराय बने थे और यह भारत का अंतिम वायसराय था। कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे और यहाँ पे इसके बाद आपको भारत को आज़ादी मिल गई थी 1947 में। तो उसके बाद यहाँ पे स्वतंत्र भारत के आपको प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में फिर से लॉर्ड माउंटबेटन की यहाँ पे नियुक्ति होती है, क्योंकि यहाँ पे भारत में उस समय तक आपको कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी शासक नहीं रहता है, इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया था। तो याद रखिएगा ये आपको स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। इनके समय में आप याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति इन्हीं के समय में हुई थी और यह खुद बने थे आपको स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और इन्हीं के समय में आपको भारत पाकिस्तान का बंटवारा की घोषणा हुआ था 1947 और 48 के बीच में। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखेंगे हम यहाँ पे चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। इनके बारे में अगर बात करें तो ये आपको कौन थे? तो इनका शासनकाल था 1948 से लेकर 1950 के बीच में और यह स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। याद रखिएगा राजा जो गोपालचारी थे वह स्वतंत्र भारत के जो क्योंकि आपको भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद इनको भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए थे और यह आपको अंतिम गवर्नर जनरल थे। कौन? तो चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। तो ये भी आप याद रखिएगा। इन्हीं के शासनकाल में आपको मालूम होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को यहाँ पे अंगीकृत कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भारत में लागू कर दिया गया था। फिर आपको इसके बाद 1951-52 में प्रथम आम चुनाव होता है स्वतंत्र भारत का। फिर उसके बाद आपके भारत में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और भारत स्वतंत्र होने के बाद यह भारत में शासन होने लगता है आपको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का। तो यहाँ पे इतना तक आप लोग समझ लिए होंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका पीडीएफ की अगर हम बात करें तो इसको पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा और उसके लिए जाके सर्च कीजिएगा आपको टेलीग्राम पे स्टूडेंट जेलखाना और सर्च करके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।